तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्चे से मामले को लेकर। ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। रूबी नाम की एक 19 साल की लड़की होती है जिसके जीवन से जुड़ी ये कहानी आज आपको झकझोर कर रख देगी मेरे दोस्त। रूबी अभी इंटरमीडिएट की ही परीक्षा पास की थी, ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन होने वाला था। अपने माँ से यही कहती है कि माँ मैं अब पढ़ना नहीं चाहती। उसकी माँ कहती बेटा क्या कारण है, पढ़ लोगी शादी विवाह में आसानी हो जाएगा, नहीं पढ़ी लिखी रहोगी तो अगर लड़के वाले आएंगे और पूछेंगे लड़की कितनी पढ़ी है तो क्या हम लोग बताएंगे कि इंटरमीडिएट की है। कोई वैल्यू नहीं बेटा, लड़कियों को छोटी मोटी डिग्री ले ही लेनी चाहिए, भले ही लड़के वाले उससे नौकरी ना करवाएं। रूबी कहती है माँ ठीक है, अगर आप ऐसे कहती हो तो पापा से बोल देना कि मेरा ग्रेजुएशन का फॉर्म डलवा दे, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, मुझे घर पे ठीक है, जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या मतलब मैं पैसा खर्चा कराऊं। उसकी माँ ने कहा ठीक है, तेरे पापा शाम को आएंगे, मैं बात करूंगी उनसे और तू एक बार अपने भाई से बात कर लेना। रूबी का जो भाई होता है जिसका नाम अमन होता है, वो मुंबई में किसी फैक्ट्री में काम करता था, महीने का 22,000 रुपया कमाता था। 25 साल उसकी एज थी। अपने भाई के पास वो फोन लगाती है और कहती है भैया मैं पढ़ना नहीं चाहती। उसका भाई भी उसको बहुत समझाता है कि देख बहन, तू इकलौती मेरी बहन है, तेरी शादी विवाह धूम धड़ाके से करूंगा, अभी तेरी उम्र ही 19-20 साल है, 2-4 साल तू ग्रेजुएशन वगैरह कर ले, कोई और छोटी मोटी डिग्री ले लेना, तेरी शादी तो बहुत शौक से करूंगा, तो शादी के लिए तुझको अच्छा खासा तैयारी करना पड़ेगा। कहती है मैंने माँ से बात कर लिया है, माँ से बोल दिया ग्रेजुएशन का फॉर्म मेरा डलवा दो। ये सारी बातें अपने भाई से वो करती है। रात में जब उसका बाप आता है जो कि एक शराबी बाप होता है, उसके बाप से उसकी माँ कहती है कि रूबी अपनी जो बिटिया है वो पढ़ना नहीं चाहती है और वो कहती है मैं घर का काम काज करूंगी, घर पे ही छोटी मोटी कुछ पढ़ाई कर लूंगी, वो फॉर्म डलवा के करना। उसका बाप कहता है ठीक है, जब उसका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में तो बोल दो उससे, ठीक है जो जैसा चाहती हो ऐसा करे। अब धीरे धीरे करके महीने 2 महीने गुजर गए, ग्रेजुएशन में इसका फॉर्म डलवा दिया गया। पढ़ाई लिखाई घर से कर रही थी, सारा दिन काम काज करना, 1-2 पशु थे उनकी भी देख रेख करना, यही सब कुछ चल रहा था। एक दिन गर्मी का दिन था, वो छत पे सोई हुई थी रूबी कि उसका बाप छत पे ऊपर जाता है रात में तकरीबन 11:30 बजे, बहुत ज्यादा शराब पीकर वो आया। जब वो आया और दरवाजे के कुंडी को ठटकाया तो उसकी माँ ने दरवाजे को खोला और खोलने के बाद गाली गलौज करने लगी, अपने पति को झटकारने लगी, मारने पीटने की धमकी देने लगी, ढकेल भी दी और कहती है घर में तुमको कदम नहीं रखना है, चाहे जहां जाओ चाहे जाके मर जाओ, मुझसे मतलब नहीं। रात में 12 बजे आते हो, 11 बजे आते हो, 1 बजे आते हो, भी शराब के नशे में धुत होकर। तुमको पता है अगर मेरा एक बेटा ना होता, मुंबई से पैसा ना भेजता तो तुमको पता है घर कैसे चलता, तुमको फिक्र है घर की साग सब्जी कैसे चलेगी, कैसे आएगी। वो शराबी था, उसको क्या फर्क पड़ता, चुपचाप सीढ़ियों के रास्ते चढ़ता है, छत के ऊपर हो जाता है। छत के ऊपर जब वो जाता है तो देखता है उसकी बेटी जिसका नाम रूबी है वो छत पे अकेले सोई हुई थी। अब वो देखता है, देखते देखते उसके दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा घुस जाता है, क्या राक्षस जग जाता है कि कुछ ही देर में अपने ही बेटी के साथ उसने जबरन गलत काम कर दिया। अब उसकी बेटी जब सुबह होता है, रात में तो रोती है, समझ में नहीं आता। कभी कभी वो सोच रही थी कि दुनिया ही छोड़कर चली जाऊं, और भी तरह तरह के ख्याल सोच रही थी। कभी कभी ये भी सोच रही थी कि मार दे बाप को, खत्म ही कर दूं, तरह तरह की बात। सुबह वो अपने माँ से इस बात को बताती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मेरा मन ही नहीं लगता, तुम्हारे घर में सबके सब लोग राक्षस हैं मेरे भाई को छोड़कर, और तुम भी राक्षस हो, एकदम चुड़ैल हो। अगर वो रात को दारू पी के आया तो तुमको अपने कमरे में बुला लेना चाहिए था, हैवान है, मान लो छत के ऊपर से गिर भी जाता। तरह तरह की बातें रोते हुए भबक भबक कर रो रही थी बेटी और अपने माँ से बता रही थी। उसको माँ को आया बहुत गुस्सा। अब सुबह में तकरीबन 9 ही बजे थे, उसकी माँ जाती है रूबी के बाप के पास और उससे जबरदस्ती करके उल्टी सीधे सवाल करती है और धक्का मुक्की करने लगती है। क्या किया तुमने रात में, शराबी हो, शराब पीकर बेटी के साथ ये सब करोगे, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, मैं तुम्हारे बेटे से बताऊंगी, तरह तरह की बात धमकीबाजी करने लगी। अब वो शराबी व्यक्ति इतना गुस्सा किया कि तुरंत घर से निकलता है और जाके फिर से शराब पीकर और तकरीबन 11:30 बजे वो फिर से पहुंच जाता है घर पे। और 11:30 बजे पहुंचने के बाद माँ और बेटी को बुलाकर धमकाता है, डराता है कि अगर ये बात घर के बाहर गई तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और अब इससे अपनी ही बेटी को कहता है अपनी ही पत्नी के सामने, कब इससे रोज मेरे पास आना होगा। अब उसकी माँ उसके ऊपर मुक्का मारने लगी,
बहुत सारी चीजें करने लगी, तू हैवान है, राक्षस है, तुझे मैं जिंदा गाड़ दूंगी, तरह तरह की बात करने लगी। लेकिन रेख शराबी को क्या फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क उसको पड़ने वाला नहीं था। शाम होता है, जबरदस्ती अपने बीवी के पास आता है और कहता है कि उसको मेरे कमरे में भेज, अपनी ही बेटी को। उसकी माँ रोती है, कहाँ एक माँ हिम्मत जुटा पाती, बिल्कुल उससे हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी माँ को जबरदस्ती उसने मारा पीटा, मारने पीटने के बाद अपने ही बेटी रूबी को वो फिर से अपने कमरे में बुलाता है और अपनी ही बेटी के साथ वो गलत काम करता है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए इस प्रक्रिया को, लेकिन कानों कान गांव के उस एरिया के किसी भी व्यक्ति को इस घटना के बारे में भनक ही नहीं थी कि ऐसी कोई घटना का अंजाम ऐसा कोई शराबी व्यक्ति दे रहा है। अब रूबी का जो भाई अमन था वो अपनी बहन से ज्यादा बात करता था, ना बाप से तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता था, माँ से 1-2 दिन पे बात कर लेता था, लेकिन बहन रूबी से वो बहुत प्यार करता था और बहन रूबी से ज्यादा बातों करता था। लेकिन धीरे धीरे वो अमन देखने लगा कि उसकी बहन उससे फोन में बात नहीं करना चाहती और फोन में उसकी आवाज से अमन ये फील कर रहा था कि उसकी बहन कुछ ना कुछ सदमे में है। आखिर क्या वजह हो सकता है? कई बार अमन दबाव बनाता है अपनी बहन के ऊपर और पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी बहन नहीं बताती, क्योंकि वो अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस घटना के बारे में उसने अपने भाई से जिक्र कर दिया तो उसका भाई पहले से शराबी बाप से नफरत करता है, तो उसके बाद क्या क्या करेगा अपने ही बाप के साथ कुछ कह नहीं जा सकता। अब अमन का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ना तो ठीक से उसकी माँ बात करती थी, ना तो उसकी बहन बात करती थी, और बाप से तो बात ही नहीं, देखना नहीं पसंद करता था, बात करने की तो बात ही छोड़ दो। अमन का दिल नहीं लगता, वो कंपनी से छुट्टी मांगता है, जो भी उसके पगार होते हैं उन सारे पगार को इकट्ठा करता है, पैसा लेकर के वो घर के लिए रवाना हो जाता है। अब वो जब घर पे 2-3 दिन के बाद पहुंचता है तो देखता है घर में ना तो माँ के चेहरे पर उमंग, ना तो बेटी के चेहरे पर उमंग। अब दोनों लोगों को देखकर वो परेशान हो जाता है कि बहन उधर उखड़ी उखड़ी से दिख रही है, माँ उधर उखड़ी उखड़ी से। कई बार वो पूछने की भी कोशिश करता है कि गांव में किसी से कुछ हुआ या शराबी बाप ने कुछ कहा, लेकिन कुछ भी नहीं। धीरे धीरे करके जब तक अमन 4-6 दिन तक था तब तक परिवार में उसका शराबी बाप घर ही नहीं आता था, 2-2 दिन घर नहीं आता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो नशे की हालत में घर पे गया तो उसका जो बेटा मुंबई से आया है उसको काट डालेगा। अब इसीलिए डर के मारे वो शराबी बाप नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे करके अब रूबी को ये चीज लगने लगा कि उसको अपने भाई को बता देना चाहिए, क्योंकि अमन सुबह दोपहर शाम हमेशा अपनी बहन से पूछा करता था, तुझे मेरी कसम, तुझे माँ की कसम, ईश्वर की कसम देता था कि तू सच्चाई बता कि क्या हुआ है तेरे साथ, तू चाहती क्यों है, तू अपना सर क्यों लटकाए रहती है। एक दिन रूबी हिम्मत करती है, रात में उसका भाई 8:30 बजे अपने कमरे में बैठ के खाना खा रहा था, अपने भाई से सारी बातों को बताती है कि भैया इसी तरीके से ऐसे ऐसे होता है, और पहले दूसरे दिन तो माँ ने उसको धमकाया, लेकिन अब माँ को भी वो कुछ नहीं समझता, माँ को मारता पीटता है, उसके बाद जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में बुलाता है, तुम्हारा और हमारा शराबी बाप। और इसी तरीके से आज 2 महीने से इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो जीने का मन नहीं करता। और मैं आपसे बताने की कोशिश नहीं कर रही थी भैया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, आपने इतनी कसमें दे दी, मुझे मजबूरन आपसे बताना पड़ रहा है। और भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ माँ को, मुझे लेके चलो मुंबई, मुझे नहीं रहना इस जगह, छोड़ दो इसको, इसके हालत पे पड़े रहने दो। लेकिन जब एक नौजवान भाई अपनी बहन के साथ ऐसी घटना के बारे में सुनेगा, आप सोच कर देखो दोस्तों कितने बड़े फैसले ले सकता है। वो तुरंत इंतजार ही कर रहा था, उसकी बहन उसकी माँ उसके पैर पकड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मत जाओ बेटा घर से, हम लोग तुम्हारे साथ ही चलेंगे, वहीं रहेंगे, कभी दोबारा यहाँ आएंगे ही नहीं। ये सारी चीजें चली रही थी। तब तक शराबी बाप तकरीबन रात में 9:45 ही होने वाले थे। उस दिन उसकी मृत्यु कहो कुछ भी कहो लिखा हुआ था। वो घर के अंदर पहुंचता है, अपने शराबी बाप को शराब की नशे में धुत देखकर अमन आग बबूला हो जाता है, और उसकी बहन की घटना को सुनकर वो बहुत ज्यादा आग बबूला पहले से ही था। अब वो अपने बाप को जबरदस्ती कमरे के अंदर खींचते हुए ले जाता है और अंदर से शिटकरी लगा देता है। इधर इसकी बहन और इसकी माँ पूरा शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे। उसके बाद अगल बगल के पड़ोसी और भी लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर चल क्या रहा है। काफी सारे लोगों ने अमन को समझाने की भी कोशिश की, दरवाजे के बाहर से लोगों ने आवाज भी दिया
अमन बात सुनो, बात मान लो, गलत कर रहे हो, कोई व्यक्ति अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अमन एक भी नहीं सुन रहा था। घर में रखी हुई थी कुछ ऐसी चीजें जिस चीजों की मदद से वो अपने बाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। करने के बाद उसको एक थैली में, मतलब एक बड़ा सा थैला होता है, उसमें रखता है और पीछे के रास्ते से वो निकल जाता है। गांव के लोग बाहर से इंतजार ही कर रहे थे, दरवाजे किंडिया तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि उधर वो पीछे के रास्ते से जाता है, एक सिवान में अपने ही बाप की उस लाश को जला देता है और जलाने के बाद उसी सिवान में बैठा रहता है। सुबह हो जाता है, धीरे धीरे करके लपटें और आगे की कुछ चीजों को देखकर लोग इकट्ठा तो रात में हुए, लेकिन अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस को सूचना दिया जाए या क्या किया जाए। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से पुलिस को सूचना मिल ही गई और जब पुलिस पहुंचती है तब पूछताछ करती है। अब रूबी भी कुछ सच्चाई बताना नहीं चाहती थी पुलिस से, अमन भी बताना नहीं चाहता था और अमन की मां भी पुलिस से सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर ऐसा सच बाहर आएगा तो समाज में उनकी बेटी का इज्जत कितना ज्यादा डूब जाएगा। इसलिए लोग चुप थे। लेकिन अब पुलिस बहुत एक्टिव हो रही थी, सिर्फ पूछने के लिए कि आखिर सच में उसने अपने बाप के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अमन जाता है, एक बड़े अच्छे साई होते हैं और उनसे कहता है, साहब वादा करो ये जो कुछ भी मैं बताऊंगा ये मामला ना तो किसी न्यूज में ना तो किसी पेपर में कहीं छपनी नहीं चाहिए। हालांकि ये साई इस बात का वादा तो करते हैं और अमन से और उसकी बहन रूबी से इस बात का रिपोर्ट लिखवाते हैं, उनका बयान भी लेते हैं और उस बयान को सुनने के बाद एसआई साहब के खुद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बेटे को मैं क्या नाम दूं, या ये कहूं कि बहुत अच्छा काम किया इस बेटे ने, या ये कहूं कि सच में बहुत गलत काम किया इसने। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब पुलिस के हाथे तो लगा था एक मामला। अब पुलिस को इस मामले को तो कोर्ट में सौंपना ही था। वो कोर्ट में सौंपते पूरी तैयारी चल रही थी कि इधर किसी जुगाड़ से रात में थाने से ही ये गायब हो जाता है, अमन अपनी मां और बहन दोनों को लेकर, और ये मुंबई जाता है। पुलिस खोजबीन करती है लेकिन मुंबई किस जगह जाकर छुप जाता है। पुलिस काफी ज्यादा ढूंढने के बाद इसको नहीं ढूंढ पाती। धीरे धीरे करके तकरीबन 3 महीने गुजर गए। पुलिस को इस तरीके से इसने चकमा दिया और 3 महीने के बाद फाइनली अमन और इसकी बहन और रूबी ये तीनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस इनको लाती है, फिर कोर्ट में पेश करती है, फिर अमन को जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद गैर गवाहियां इसकी मां इसकी बहन की भी चल रही थी, तमाम प्रकार की चीजें। उन गवाहियों के हिसाब से, उन सारी चीजों के हिसाब से कानून के कुछ वकीलों ने ऐसे ऐसे दलील पेश किए जिसकी वजह से अमन मात्र 6 महीने के अंदर जेल से बाहर हो जाता है और सजा मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चीजों के बारे में चल रहे होंगे। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस की दृष्टि से, कि इस कहानी को आप सुनो और जागरूक बनो मेरे दोस्त। अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें सुनो, कि जो कि आज के समय में हर इंसान के अंदर एक राक्षस बन चुका है। वो राक्षस कब किस रूप में जग जाए ये किसी को पता नहीं है। बस ऐसी कहानियां सुनाने का मेन मकसद यही होता है कि आपके अंदर जागरूकता आए, एक नॉलेज आए और कहानियों से आप बहुत कुछ सीखो मेरे दोस्त। ये कहानी मुझे किसी के माध्यम से सुनी सुनाई गई। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है मेरे दोस्त, जागरूकता, कि हर इंसान के अंदर एक जागरूकता फैले, हर इंसान अवेयर हो जाए, हर इंसान की सोच बड़ी अच्छी हो जाए। तो बस कहानी अगर पसंद आई मेरे दोस्त तो कहानी पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अमन के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखना। मिलूंगा फिर जल्द ही। जय हिंद।